नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ एक और वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम 1905 से लेकर के गांधी जी के आगमन से पहले जो भी घटनाक्रम हुआ उसे पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे टॉपिक इसमें कवर हैं, जैसे कि बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, 1907 का सूरत विभाजन। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जब कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन देखे थे तो वहां पे भी शॉर्ट में देखा था, यहाँ पूरे विस्तार से देखेंगे। उसके बाद वो जो विभाजन रद्द हुआ, किस प्रकार राजधानी का परिवर्तन हुआ, स्थानांतरण हुआ, दिल्ली दरबार और होम रूल मूवमेंट यानी कि गृह शासन आंदोलन, जो कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, को पूरे विस्तार से हम देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं सेशन प्रारंभ करूं, जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और आपके जिन मित्रों ने अभी तक अथर्व एजुकेटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे प्लीज़ बोलिए कि अथर्व एजुकेटर का चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का टॉपिक, बंगाल विभाजन। देखिए, कांग्रेस का गठन हो गया है 1985 में। कब हुआ है? 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया है। 1885 में कांग्रेस के गठन हो गया और हम बात कर रहे हैं 1905 की, यानी 1885 से लेकर के 1905 के बीच में कुछ विशेष पढ़ने को है नहीं। उदारवादियों का समय था ये। अलग चैप्टरों में हम अलग अलग बातें पढ़ेंगे, जैसे जब हम कुछ गवर्नर जनरल, कुछ वायसराय पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी इस समय पीरियड के जो भी मामले उन्हें वहाँ देख लेंगे। या जब हम कुछ महान विभूतियाँ पढ़ेंगे जैसे बाल गंगाधर तिलक, तो उनसे जुड़ा हुआ, तो ऐसे अलग अलग जगह पे हम देख लेंगे और विविध में हम उनको कवर कर लेंगे। पर हमें जो इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो होता है बंगाल का विभाजन 1905 का। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगर शुरुआत देखी जाए ना, तो वो इसी बंगाल विभाजन 1905 से होती है, क्योंकि पहला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन आप इसी दौरान देखेंगे। हालांकि इससे पहले बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर किया, कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अधिवेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों 1905 में। किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन करते समय जो वायसराय था वो था दोस्तों लॉर्ड कर्जन। देखिए, बुक्स में लॉर्ड लिखा मिलता है, तो यूं मत कहिएगा सर आप लॉर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन में भी लॉर्ड लगा मिलेगा, तो फिर इसलिए हमने भी लगाया हुआ है। लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ऐसे ही लिखा मिलता है, सभी के आगे इनके आगे लॉर्ड लिखा मिलता है, तो आप पढ़ने की आदत भी इसी प्रकार बना लीजिए। बाकी आप कर्जन पढ़ना चाहे तो कर्जन पढ़ लीजिएगा। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कर्जन था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में, यानी उस समय के बंगाल में सिर्फ बंगाल नहीं था, बल्कि आज का बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, और इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो भी शामिल था, क्योंकि वो तो बंगाल ही था ना, पूरा बांग्लादेश का मतलब आप कह सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो बांग्लादेश है, इसको मिलाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय बनती थी। तो अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया, क्यों बंगाल का विभाजन करा लॉर्ड कर्जन ने? तो उसका कहना तो यह था कि ये बहुत बड़ा स्टेट है, यानी सोच लीजिए आप, आज का बंगाल, पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, ये सब शामिल था बंगाल में। तो कितना बड़ा रहा होगा बंगाल, यानी भारत के 3 प्रांत, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और एक पूरा का पूरा देश बांग्लादेश मिलाकर के उस समय की बंगाल प्रेसिडेंसी बनती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, प्रशासन को चलाने में बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है, ऐसा कारण बताया था कर्जन ने, पर वास्तव में ये कारण था नहीं। क्या कारण था? तो कारण था राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। हम जब क्रांतिकारियों के विषय में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े क्रांतिकारी समूह इस बंगाल में ही बने हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियां इस बंगाल में ही की हैं। क्रांतिकारियों ने बड़े बड़े जो कारनामे अंजाम दिए हैं वो इस बंगाल में दिए हैं। सारे मुसीबत की जड़ ये बंगाल ही है।
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था ये बंगाल। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू बहुल जनता और बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम बहुल जनता रहती थी। और कर्जन जो कि साम्राज्यवादी नीतियों से जुड़ा हुआ था, इन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करने जैसी नीतियों से जुड़ा हुआ था, जो कि फूट डालो राज करो की नीति का प्रवर्तक था। उसने सोचा कि अगर मैं विभाजन कर दूं और विभाजन करने का आधार यदि धार्मिक आधार बना दूं, यानी कि हिंदू बहुल जनता एक तरफ, मुस्लिम बहुल जनता एक तरफ, और इन मुसलमान जनता को जो जल्दी से बरगलाए जा सकते हैं, इन्हें अगर मैं अच्छी अच्छी सुविधाएं दे दूं तो ये जो एकता है ना ये टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुल जनता कहेगी विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है, हम मुस्लिम भाइयों के साथ ही रहना चाहेंगे, और मुसलमान कहेंगे यार हमें तो सुविधा मिल रही है बहुत बढ़िया बढ़िया, हम क्यों रहें तुम्हारे साथ। तो इस तरीके की फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग किया है लॉर्ड कर्जन ने और बंगाल के विभाजन को अंजाम दिया है। पश्चिम बंगाल जिसमें हिंदू बहुल जनता थी और पूर्वी बंगाल जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, इन्हें बांट दिया है आपस में। देखिए विभाजन इससे पहले भी होते रहे प्रांतों के, लेकिन धार्मिक आधार पर नहीं हुआ करते थे। तो ये सारी समस्या क्यों है? क्योंकि भारतीय इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि आपने धर्म के नाम पर विभाजन किया है। ठीक है, धार्मिक आधार पर कोई भी विभाजन अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना चाहता है, यानी क्रांतिकारियों को भी दुर्बल बनाना चाहता है, कांग्रेस को भी दुर्बल बनाना चाहता है और मुस्लिम सांप्रदायवाद को उभारना चाहता है। अगर 1905 की यह घटना अंजाम न दी गई होती या 1909 में पृथक निर्वाचन न दिया गया होता ना मुसलमानों को, या लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन को मान न लिया होता, तो मुस्लिम संप्रदायवाद इतना अधिक नहीं बढ़ता और पाकिस्तान जैसा नापाक देश भी जन्म नहीं लेता। तो ये सारे घटनाक्रम यहीं से शुरू हुए इस 1905 के बंगाल विभाजन से। 3 तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक है 20 जुलाई 1905 की। ये क्यों है? क्योंकि इस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा करी। बंगाल विभाजन अभी किया नहीं है पर घोषणा कर दी है 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने कि अब इस बंगाल प्रांत को 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा, एक होगा पूर्वी बंगाल और एक होगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल जनता का क्षेत्र होगा और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल जनता का क्षेत्र होगा। ये घोषणा कब कर दी गई है? 20 जुलाई 1905 को। जनता क्रोध में है, धीरे धीरे क्रोध बढ़ रहा है, प्लान बनाया जा रहा है कि क्या किया जाए। तो फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग होती है राष्ट्रभक्तों की और वे कहते हैं कि हम एक स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन जो कि भारतीय राजनीति का पहला आंदोलन है जो व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा, ये किसके विरोध में चलाया गया है? बंगाल विभाजन के विरोध में। और इसका फैसला कब लिया गया है? 7 अगस्त 1905 को। कहां से लिया गया है? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। यानी 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करी है, 7 अगस्त 1905 को देशभक्तों ने स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा करी है। और ये जो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, ये प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। यानी ये जो 7 अगस्त से ये जो स्वदेशी आंदोलन भारत में चल रहा है या चलाने की जो बात की जा रही है, उसका अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने जो है घोषणा को प्रभावी कर दिया। यानी 16 अक्टूबर से बंगाल 2 प्रांतों में कन्वर्ट हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। जबकि 7 अगस्त 1905 को बंगाल कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। अभी जो 2 प्रांत बने, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल, इनकी राजधानियों के विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी तो कलकत्ता ही थी और पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या थी? जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, यानी ढाका। कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या बनाई गई? ढाका। पश्चिमी बंगाल की तो जो बंगाल की पहले से ही थी, यानी कलकत्ता। तो पूर्वी बंगाल एवं असम को मिलाकर के एक नया प्रांत बनाया। हाँ, असम तो मैं बताना भूल ही गया था। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आप आज के टाइम की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश, इनको मिला करके बंगाल बनता था।
तो बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन शामिल थे? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अंतर समझ रहे हैं आप? देखिए, बात करें बंगाल की, तो बंगाल में पश्चिम बंगाल जो आज का है वो, जो असम है वो, और जो बांग्लादेश है, ये क्या है? ये है बंगाल। और जब इसमें आप बिहार को जोड़ देंगे और उड़ीसा को भी जोड़ देंगे तो पता है क्या बनेगा? तब बनेगी बंगाल प्रेसिडेंसी। यानी बंगाल में क्या क्या आता है? तो आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश और आज का असम, और इसमें जब बिहार और उड़ीसा को जोड़ दिया जाता है तो जो बनती है उसे कहते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी। अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी कंफ्यूज कर रहा होगा आपके, तो अब आपके क्लियर हो गया होगा। तो इस बंगाल को बांटना था, इस बंगाल को, बंगाल प्रेसिडेंसी को नहीं। तो इस बंगाल का विभाजन कर दिया है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या बनाया है? तो वो बनाया गया है ढाका को, जबकि पश्चिमी बंगाल की राजधानी तो कलकत्ता है ही। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो अब विरोध शुरू हो गया, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, और 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल का ये विभाजन प्रभावी हुआ, उसी दिन से शोक दिवस भी मनाना प्रारंभ करा। यानी उसी दिन को हमने शोक दिवस के रूप में मनाया। तो अगर पूछ ले शोक दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। जनता सड़कों पे उतर आई, वंदे मातरम गा रही है, कई देशभक्ति गीत जितने भी उस समय जो भी चलते होंगे वो गा रही हैं, और एक दूसरे को राखी बांध रही हैं। यानी राखी दिवस के रूप में भी मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सलाह दी थी कि राखी दिवस के रूप में मनाइए। यानी राखी दिवस के रूप में मनाने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? धार्मिक आधार पर ये जो विभाजन करा है कर्जन ने, ये बांटना चाह रहा है भारत की जनता को, और राखी दिवस भारतीय जनता की एकता को बता रहा है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो तुम हमें बांट नहीं सकते। तो ये विरोध करने का एक जरिया है। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया, जनता सड़कों पे उतर आई, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, यानी विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं और एक दूसरे को राखी बांधी गई। रविंद्रनाथ टैगोर का एक नए गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, ये लोगों की जुबान पे चढ़ गया, लोग इसे गाते थे, सड़कों पर गाते हुए निकलते थे, अमार सोनार बांग्ला। बाद में जब बांग्लादेश बना सन 1971 में, तो इसी बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाया गया, किसको? अमार सोनार बांग्ला को। तो बाद में ये अमार सोनार बांग्ला वहां से जुड़ गया, पर ये अमार सोनार बांग्ला जो है स्वदेशी आंदोलन के समय एक देशभक्ति गीत था जिसे लोग बंगाल की सड़कों पर गाते हुए निकलते थे। ये आंदोलन देश के कोने कोने में फैला, अलग अलग जगह पे इसका नेतृत्व तो अलग अलग व्यक्ति ने किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे बंगाल में इसका नेतृत्व किसने किया? तो बंगाल में इसका नेतृत्व किया है दोस्तों सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने और कृष्ण कुमार मित्र ने। तो बंगाल में पूछ ले किसने नेतृत्व किया, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र। पंजाब में मैं पूछ ले तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन करेगा? तो महाराष्ट्र में शेर बैठा कौन है? वो है बाल गंगाधर तिलक। तो महाराष्ट्र में उनके होते हुए कोई और नेतृत्व कर सकता है क्या भला? पंजाब में कौन? लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में कौन? बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया है? तो सैयद हैदर राजा, इन्होंने कहाँ किया है? दिल्ली में। और मद्रास में यदि पूछ ले तो चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर। एक लिस्ट के तौर पे से बना लीजिए, रट लीजिए, प्रश्न कितने सारे बन गए पता है आपको। बंगाल में नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र ने। लाला लाजपत राय ने कहां पर नेतृत्व किया? तो पंजाब में। महाराष्ट्र में नेतृत्व किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सुब्रमण्यम अय्यर और चिदम्बरम पिल्लई ने नेतृत्व कहां पर किया है? तो मद्रास में। और दिल्ली में नेतृत्व किसने किया है? तो सैयद हैदर राजा ने। इसी आंदोलन के समय एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था स्वदेश बांधव समिति। और ये स्वदेश बांधव समिति का निर्माण किसने करा है, किसने इसका गठन किया है? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया है। ये पहला आंदोलन था जब औरतें भी मर्दों के साथ, पुरुषों के साथ सड़क पर निकल आईं और औरतों ने भी इस आंदोलन में भागीदारी दिखाई। तो पहला आंदोलन जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वह स्वदेशी आंदोलन ही था। हालांकि इस आंदोलन में ध्यान रखिएगा किसने हिस्सा नहीं लिया, तो एक तो मुस्लिम वर्ग ने बहुत बड़े लेवल पर इसमें हिस्सा नहीं लिया है।
कमजोर कृषक वर्ग ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया और जमींदार वर्ग ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जमींदार वर्ग तो इसलिए हिस्सा नहीं ले रहा, वो तो अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी निभाने में कभी कोई कमी नहीं रखता। मुस्लिम्स को अंग्रेजों ने भड़का रखा है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बांग्लादेश पूर्वी बंगाल के बनने से, और किसान गरीब व्यक्ति बेचारा कहाँ अपना आंदोलन करता फिरेगा, वो तो जो है अपनी खेती बाड़ी में लगा हुआ है। किसानों को तो आंदोलन से जोड़ने का काम किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। यानी किसान और मुसलमान ये दोनों ही इस आंदोलन से दूरी बने रहे दूर। जमींदार वर्ग में बहुत कई बड़े नाम हैं जो उन्होंने भाग लिया है, पर अगर अधिकतर देखा जाए तो जमींदार वर्ग भी इस आंदोलन से दूर ही रहा है। ठीक है, ऐसे तो कुछ मुसलमानों के नाम भी मिल जाएंगे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। देखिए दिल्ली में तो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? सैयद हैदर रजा। तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते ना कि मुसलमान अलग थे, पर एक बड़े लेवल पे ओवरऑल देखा जाए तो मुसलमान और किसान इस आंदोलन से दूर रहे थे। अब एक है कार्लाइल सर्कुलर। अब जब आंदोलन चलाया जा रहा है ना दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन, तो कॉलेजों में जो भारतीय स्टूडेंट्स थे ना, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आंदोलन करने निकल रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये बात अंग्रेजों को जो है पच नहीं रही है, तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया। बंगाल के उस समय जो मुख्य सचिव थे कार्लाइल, उन्होंने सर्कुलर निकाला और उस सर्कुलर को क्या कहा जाता है? तो सर्कुलर को कहा जाता है कार्लाइल सर्कुलर। और उस सर्कुलर के तहत उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का विरोध करने वाले स्कूल और कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि सीधी सी बात है, अंग्रेज स्कूलों में जो स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं उन्हें तो स्कूल से निकलवा ही देंगे, सीधी सी बात है, उनका तो करियर खत्म। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भारतीयों के द्वारा स्थापित तो स्कूलों में जाकर के पढ़ लेंगे, आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे पर विरोध तो जरूर करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप भारतीयों के स्कूल में जाकर के पढ़ोगे, इसका मतलब भारतीय आपके विरोध के साथ, जो भारतीय विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं या जो स्कूल हैं वो शामिल हैं इस विरोध में, तो हम उनकी मान्यता ही रद्द कर देंगे। यानी सीधे सीधे धमकी दी गई है स्टूडेंट्स को कि किसी भी हालत में आप विरोध ना कीजिए। अंग्रेजी स्कूल में हो तो स्कूल से निकाल देंगे, हिंदुस्तानी स्कूल में हो, भारतीय स्कूल में हो तो कॉलेज और स्कूल की मान्यता ही रद्द कर देंगे। ऐसा सर्कुलर क्या कहलाता है? कार्लाइल सर्कुलर। जो किसने जारी किया था? तो बंगाल के कार्यवाहक मुख्य सचिव कार्लाइल के द्वारा इसे जारी किया गया था। चलिए, कर्जन साहब ने करा था विभाजन 1905 में, और कर्जन साहब का जो कार्यकाल है वो 1906 में पूरा हो गया। कर्जन साहब लौट गए कहाँ? लंदन। और जो अगले वायसराय बना करके भेजे गए वो कौन थे? तो वो थे मिंटो, जिनका कार्यकाल है 1905 से लेकर के 1910। तो उन्होंने एक समिति का गठन किया जिस समिति को कहा जाता है अरुंडेल समिति। तो अरुंडेल समिति का गठन किस वायसराय ने किया? तो वायसराय मिंटो ने। क्यों किया? वो यही पता लगाना चाहते थे कि जो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया है वो सही था या गलत। भाई मिंटो को अगले 5 साल तक भारत पर रूल करना है, तो अपने पुराने शासक ने जो कार्य किए पता तो लगा ले, सही किए कि गलत किए, उसको स्थिति को भांप तो ले। तो इस स्थिति को भांपने के लिए उसने अरुंडेल समिति बनाई, और अरुंडेल समिति ने अपनी सिफारिश दी और उसने कहा कि बंगाल जो विभाजन है ना वो गलत किया गया है। धार्मिक आधारों पर ये जो बंगाल का विभाजन किया है ये आग लगा देगा इस देश में, और इसे रद्द कर दो। ये सिफारिश किसने करी है? वायसराय मिंटो के द्वारा बनाई गई अरुंडेल समिति ने। ठीक है, तो अरुंडेल समिति किसने बनाई है? मिंटो ने, और इसने सिफारिश करी है कि बंगाल विभाजन रद्द कर दो। इस पर काम किया मिंटो ने और अंततः बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लेकिन बंगाल विभाजन रद्द कौन करेगा? वो मिंटो भी नहीं करेगा। देखो 1911 में मिंटो का कार्यकाल 1910 में पूरा हो गया, और मिंटो की जगह पर जो वायसराय बनकर के आया वो आया हार्डिंग। तो हार्डिंग ने ये बंगाल विभाजन को रद्द किया है। 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। कौन आए हैं? तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, और उनके सम्मान में दिल्ली का दरबार लगाया गया है। आप मुंबई में जाएंगे तो ताज होटल, नहीं भी गए तो टीवी पे या यूट्यूब पर देख लीजिएगा ताज होटल। तो ताज होटल के जस्ट सामने गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। यानी समुद्री मार्ग से यदि आप मुंबई में आएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया पर उतरेंगे,
और भी जगह उतर सकते हैं, मतलब जहां जॉर्ज पंचम उतरे थे वो जगह गेटवे ऑफ इंडिया थी। या एलिफेंटा केव्स देखने अगर आप जाएंगे कभी मुंबई से तो गेटवे ऑफ इंडिया से शिप लेना होता है, बहुत बढ़िया बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया। तो वो गेटवे ऑफ इंडिया इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में बनवाया गया था दिसंबर 1911 में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो दिसंबर 1911 में। किसके सम्मान में, तो दिल्ली इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में। दिल्ली दरबार लगाया गया, यानी मुंबई से पहुंच गए कहाँ वो भाई साहब, दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने अपना दरबार लगाया और उसी दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं करी। पहली तो क्या कि अरुंडेल समिति की सिफारिश को लागू करते हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और राजधानी जो कलकत्ता में है उसे दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। यानी 1911 के बाद, इस घोषणा के बाद अब जो है भारत की राजधानी कौन होगी, वो होगी दिल्ली। तो ये घोषणा किसने करी है, दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने। और उस समय वायसराय कौन है, वायसराय हैं हार्डिंग महोदय। ठीक है, तो 23 दिसंबर 1912, ध्यान रखिएगा दिल्ली दरबार 1911 में लगा है। उस समय सिर्फ घोषणा हुई है, परिवर्तन नहीं हुआ राजधानी का। राजधानी परिवर्तन तो पूरे 1 साल बाद, यानी 23 दिसंबर 1912, ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली दरबार 1911, राजधानी परिवर्तन 1912। देखिए दोनों ऑप्शन में मिल जाए 1911 या 1912, तो घोषणा 1911, परिवर्तन एक्चुअल पूछा जाए तो 1912। पर यदि फिर भी 1912 ऑप्शन में ना हो तो परिवर्तन की डेट भी आप 1911 मान लीजिएगा। पर नीचे देख लीजिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं दे रखा। अगर उपरोक्त में से कोई नहीं दे रखा होगा तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1911 में राजधानी परिवर्तन हुआ नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है। राजधानी का परिवर्तन वास्तव में कब हुआ है, 23 दिसंबर 1912। वायसराय कौन है, हार्डिंग महोदय। और जब राजधानी परिवर्तन हो गया तो ये हार्डिंग महोदय चले दिल्ली की तरफ। और जब ये राजधानी में प्रवेश कर रहे थे ना तो इन होर्डिंग पर किसी ने बम फेंक दिया। किसने फेंका पढ़ेंगे अभी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो बम फेंका है इस कांड को दिल्ली बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो नई राजधानी में बड़े शान शौकत के साथ, बड़े ढोल नगाड़ों के साथ हार्डिंग अपने पूरे परिवार के साथ बग्गी में बैठ करके जा रहे हैं। और उसी समय रास बिहारी बोस, ये घोष नहीं है ये बोस है, रास बिहारी बोस और उनके मित्रों ने बम फेंकने की योजना बनाई होर्डिंग पर और उस योजना को क्रियान्वित भी किया। पर दुर्भाग्य से होर्डिंग बच गया। होर्डिंग जो है बच गया। यानी होर्डिंग जब दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तब क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, वे और उनके कुछ मित्रों ने हार्डिंग पर फेंका बम, पर हार्डिंग बच गया। देखिए रास बिहारी बोस तुरंत वहां से वापस अपनी नौकरी के स्थान पर अपने शहर में पहुंच गए, पर उनके मित्र अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और वसंत कुमार, देखिए मैंने इसे याद किया था, उस समय ट्रिक बनाई थी A² B²। हालांकि बाल मुकुंद और वसंत में V आता है, पर मैंने ऐसे याद बनाई थी, तो आप भी ध्यान रखिएगा। अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और वसंत कुमार, इनको हुई थी फांसी। तो किस केस में हुई थी, दिल्ली षड्यंत्र केस में। दिल्ली षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस भी जुड़े हुए थे, पर रास बिहारी बोस बच गए थे, उन्हें अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे। जबकि अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और वसंत कुमार आ गए पकड़ में और दिल्ली षड्यंत्र केस में उन्हें फांसी की सजा सुना दी। और दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है, जब होर्डिंग राजधानी में प्रवेश कर रहा था तो उस पर बम फेंकना, इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो 1905 से 1911 यानी बंगाल विभाजन से बंगाल विभाजन रद्द होने तक आपने एक साथ पढ़ लिया, पर इस बीच में ना 2 काम और हुए। एक तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और एक 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। पर चूंकि मैं ये बंगाल विभाजन का क्रम नहीं तोड़ना चाहता था, इस वजह से मैं वो एक साथ ले आया, क्योंकि बीच में ये लाता तो वो स्टोरी एक साथ समझ नहीं आती। अब आपको पूरी स्टोरी एक साथ समझ आई होगी। तो अब जरा हम एक टॉपिक एक हेडलिंग पढ़ लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है दोस्तों 1906 में। कब हुई है, 1906 में। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। डेट पूछे तो 30 दिसंबर 1906 को। कब,
30 दिसंबर 1906। किसने करी? तो एक नाम यदि आपको याद रखना हो ना तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का नाम याद रखिएगा। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। कुछ और नाम भी इसके साथ जुड़े हुए थे, जैसे कि आगा खां, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुश्ताक हुसैन। इसमें से सारे नाम याद ना रहे तो आगा खां तो जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष है और सलीमुल्लाह ढाका के नवाब थे। देखिए 1905 में विभाजन हो गया है और पूर्वी बंगाल की राजधानी बना दी है ढाका, और उसी समय ढाका में पुराने जमाने के नवाब, भाई बंगाल तो याद कीजिए, मीर जाफर, मीर कासिम, बुसारी कहानी, तो अब तो नवाब जो है वो नाम मात्र के नवाब हैं, वहाँ पे कहीं जीवन यापन कर रहे हैं, उनको नवाब कहते थे। तो नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। आगा खां, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुश्ताक हुसैन ये जुड़े हुए थे। तो संस्थापक यदि पूछ ले तो सलीमुल्लाह ही रहेंगे और पहले अध्यक्ष यदि पूछ ले तो आगा खां। मुख्यालय मुस्लिम लीग का कहाँ बनाया गया था? तो लखनऊ में। क्यों बनाई गई थी मुस्लिम लीग? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान बनाने के लिए नहीं बनाई गई थी। उस समय द्विराष्ट्र जैसा कोई सिद्धांत था ही नहीं दिमाग में। उस समय क्या था कि मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना ये देशद्रोह है। यानी मुसलमानों के में ब्रिटिश सरकार के प्रति आप निष्ठावान रहिए, यानी कि आप आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा मत लीजिए, ये काम करती थी मुस्लिम लीग। यानी पहले गठन के समय से ही एक प्रकार से हम तो कहेंगे ये भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी संस्था थी जिसने पाकिस्तान जैसे नापाक देश को जन्म दिया। तो मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, और ये जो अपने उसने उद्देश्य लिखे थे ना, उसमें एक उद्देश्य ये भी लिखा था, हालांकि प्रैक्टिकल लेवल पर इसका कभी उसने फॉलो नहीं किया, पर थ्योरेटिकल लेवल पर उसने अपने 3 उद्देश्य लिखे थे, और उनमें से पहले 2 का तो उसने पूरे निष्ठा से सम्मान किया है, पूरे निष्ठा से उसे फॉलो किया है। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना और अपने राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ये काम तो उसने बहुत बढ़िया करे। पर मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता और कटुता की भावना के प्रसार को रोकना, अपने इस उद्देश्य में तो वो विफल रही, या हम कह दें ये उसका उद्देश्य कभी रहा न होगा। ठीक है, मुसलमानों में जितनी कट्टरता भरी गई थी वो इसी मुस्लिम लीग की वजह से भरी गई थी। अदरवाइज हिंदू मुस्लिम तो भाइयों की तरह रहते थे, आज भी रहते हैं बहुत जगह पे कट्टर बने। आज के नेता कट्टरता फैलाते हैं, तो सारे मुसीबत की जड़ ये नेता ही रहे हैं, चाहे उस जमाने में चाहे इस जमाने में। तो आपस में लड़ना आप बंद कर दीजिए, अगर लड़ते हैं तो, नहीं लड़ते तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मुस्लिम लीग पर हम लौटते हैं। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना, और मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता और कटुता की भावना के प्रसार को रोकना, ये मुस्लिम लीग का क्या था? ये लक्ष्य था। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में, किसका अधिवेशन है ये? सीधी सी बात है, मुस्लिम लीग का। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करी और अपनी इस मांग का प्रस्ताव भेजा अंग्रेजों के पास। और देखो अंग्रेजों ने कितनी जल्दी मांग लिया, कांग्रेस वाले तो मांग मांग के थक जाते थे, कुछ देते ही नहीं थे। इन्होंने पृथक निर्वाचन मांगा 1908 में, और 1909 में तो दे के लो भैया, हम तो तैयार बैठे हैं, तुम तो लो, हम तो तुम्हें लड़ा के मानेंगे। और पार्लियामेंटो सुधार में इस मांग को मान लिया गया। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ और 1908 में पृथक निर्वाचन भी प्राप्त हो गया। चलिए, एक कलकत्ता का अधिवेशन 1906 का है। वैसे जो अधिवेशन मैंने पढ़ाए थे आपको, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, तो वहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष को लेकर के विवाद हुआ उदारवादियों में और उग्रवादियों में, यानी नरमपंथी में और गर्मपंथी में। कांग्रेस का विभाजन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही हो जाता, पर दादा भाई नौरोजी को चुन लिया गया अध्यक्ष। चर्चा कर चुके हैं हम ये सारी। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुन लिया गया, इस वजह से ये विवाद हो गया समाप्त। और ये विवाद उस समय समाप्त हो जाने की वजह से उस समय कोई विभाजन हुआ नहीं, पर 1907 में हो गया, टाला गया नहीं। बहरहाल जो भी है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और क्या होता है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने
उग्रवादियों ने नहीं दोस्तों, इसको काट लीजिए, बस इतना लिख लीजिए, ये थोड़ी सी एरर है। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इस बहिष्कार आंदोलन को आप कह लीजिए स्वराज, इसका ही दूसरा नाम था बहिष्कार। तो स्वराज, स्वशासन, शिक्षा और स्वदेशी, ये कितने हो गए? S4, इसे S4 कहते हैं। 4 S आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? स्वराज, शिक्षा, स्वदेशी और स्वशासन, इसे S4 के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये S4 कब पारित हुए थे? तो ये पारित हुए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो कांग्रेस के किस मंच से पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो वो हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से ही। ये हमने चर्चा पहले भी कर ली है। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की। ठीक है, ये वही है जो हमने भी देखा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 1907 का कांग्रेस विभाजन या सूरत विभाजन के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में पुनः एक बार अध्यक्ष के पद को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। गरम दल के सदस्य जहां लाला लाजपत राय को सदस्य बनाना चाहते थे, वहीं नरम दल के सदस्य रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। किसने करी? रास बिहारी घोष ने सूरत जो अधिवेशन था 1907 का, उसकी अध्यक्षता करी। यानी कि गरम दलों का जो उम्मीदवार थे लाला लाजपत राय, उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा, लगातार गरम दल वाले कह रहे हैं कि हमारे किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाओ, हम कांग्रेस की सूरत बदल देंगे। लेकिन नरम दल भाई उनकी विचारधारा को मान नहीं रहे, मेजॉरिटी उन्हीं की है, तो वो लगातार अपने ही व्यक्ति को अध्यक्ष बना रहे हैं। विवाद बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी मुद्दों पर विवाद था, जैसे नरम दल के लोग स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे कह रहे हैं भाई बंगाल का विभाजन हुआ तो पूरे देश को उस आंदोलन की आग में क्यों झोंक रहे हो, बंगाल तक ही रखो ना। गरम दल वाले कह रहे हैं ऐसे लोग हैं क्या आज़ादी? वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए नहीं, हमें तो स्वशासन चाहिए, केवल थोड़ा बहुत अधिकार मिल जाए ठीक है। गरम दल वाले कह रहे हैं हम तो आज़ादी लेंगे, भारत के कोने कोने में आंदोलन करेंगे। तो नरम दल वालों से उनका लगातार विवाद इस मुद्दे पर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो पहला तो अध्यक्ष पद के मुद्दे पर विवाद हो रहा है, दूसरा स्वदेशी आंदोलन के प्रसार को लेकर विवाद हो रहा है। इसके बाद 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स आया, उसका स्वागत करा है नरम दल के सदस्यों ने, और गरम दल के सदस्य कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय जैसे लोग कह रहे हैं कि कर क्या रहे हो, अंग्रेजों से हमें लड़ना है और तुम उनका स्वागत करने में लग रहे हो, ये चल क्या रहा है। तो नरम दल वालों से विवाद लगातार बढ़ते चले जा रहा है। इसके अलावा अधिवेशन के स्थान को लेकर भी विवाद हो गया। गरमपंथी चाहते थे नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो, महाराष्ट्र में, जबकि नरमपंथियों की इच्छा थी सूरत में अधिवेशन हो। यानी गरमपंथी चाह रहे हैं नागपुर में, नरमपंथी चाह रहे हैं सूरत में अधिवेशन हो रहा। सूरत में गरमपंथी कह रहे हैं तुम तो हमारी कोई भी बात नहीं मान रहे हो, अध्यक्ष तुम हमारा चुन नहीं रहे हो, स्थान हमारे बताए हुए पे तुम अधिवेशन नहीं करा रहे हो। हम कह रहे हैं प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत नहीं करना, तुम स्वागत कर रहे हो। हम कह रहे हैं पूरे भारत में स्वदेशी का प्रसार करना है, तुम कह रहे हो बांग्लादेश में, सिर्फ बंगाल में करना है। तो लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, मतभेद बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड में गरम दल वालों ने कहा कि भैया तुम्हें जो करना है करो, हम तो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, अपना हम देख लेंगे, तुम अपना देख लो। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया, जिसे कहते हैं क्या, सूरत विभाजन। ठीक है। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार लगा, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ और जो है राजधानी का स्थानांतरण हुआ, ये हमने देख लिया। इसके बाद अंतिम टॉपिक बचता है होम रूल लीग आंदोलन। उसके बाद एंट्री हो जाएगी किसकी, महात्मा गांधी जी की। तो अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक बार हम होम रूल लीग आंदोलन को भी जरा देख लें। तो आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना करी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने करी है, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक मिले तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट मिले तो एनी बेसेंट, उपरोक्त दोनों मिले तो उपरोक्त दोनों, दोनों में से एक चूज करने को नहीं आएगा।
बाल गंगाधर तिलक ने अलग होम रूल आंदोलन की या होम रूल लीग की स्थापना करी है, एनी बेसेंट ने अलग। पर ये एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हुए अपने आंदोलन को चला रहे हैं। जैसे तिलक का जो कार्य क्षेत्र है ना, वो है कर्नाटक, बंबई को छोड़ के महाराष्ट्र, यानी बंबई को छोड़ दो तो पूरा महाराष्ट्र तिलक, कर्नाटक को तिलक देख रहे हैं, मध्य प्रांत को तिलक देख रहे हैं, बरार को तिलक देख रहे हैं, और इन स्थानों को छोड़ करके जो भी स्थान बच गए उसको देख रही हैं कौन, एनी बेसेंट। यानी उन्होंने डिवाइड कर लिया अपने कार्य को कि होम रूल आंदोलन हम पूरे देश में चलाएंगे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार में तो आप चलाओ, बाकी जगह कौन चलाएंगे, हम चलाएंगे। तो उन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी है, ऐसा नहीं है कि ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग टकरा रहा है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। तो जो तिलक का होम रूल लीग है वो पहले स्थापित हुआ है, उसकी स्थापना कब हुई है, 28 अप्रैल 1916, और कहां से हुई है, तो पूना से अपने होम रूल आंदोलन की शुरुआत करी है बाल गंगाधर तिलक ने। और इसी आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किस आंदोलन के दौरान कहा है, तो होम रूल आंदोलन के दौरान। ऐसे मिल जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो किस आंदोलन के दौरान तिलक जी ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो होम रूल आंदोलन के दौरान। और कांग्रेस के किस मंच पर पहली बार तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन है। ठीक है, अब देखिए होम रूल आंदोलन और लखनऊ अधिवेशन लगातार पास एक ही साथ हो रहे हैं 1916। तो कांग्रेस के उस मंच से उन्होंने ये घोषणा करी फिर से पुनः एक बार कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा। तो कांग्रेस का अधिवेशन पूछ ले तो लखनऊ अधिवेशन, आंदोलन पूछ ले तो होम रूल लीग। पहली बार कांग्रेस ने स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया, तो कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी 1906 में। तो ये प्रश्नों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो तिलक के होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र समझ में आ गया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। अपने आंदोलन का प्रसार तिलक अपने अखबारों के जरिए करते थे। वे 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे, एक का नाम था मराठा, एक का नाम था केसरी। ठीक है, तिलक के समाचार पत्र है मराठा और केसरी। इंपॉर्टेंट है भाषा, जैसे मराठा किस भाषा में निकलता था, देखिए मराठा ऐसा लगेगा मराठी में होगा, लेकिन नहीं, मराठा निकलता था अंग्रेजी भाषा में। जबकि केसरी का जो प्रकाशन होता था वो होता था दोस्तों मराठी भाषा में। तो मराठा और केसरी दोनों ही तिलक के समाचार पत्र थे। मराठा का प्रकाशन होता था अंग्रेजी में और जबकि केसरी का प्रकाशन होता था मराठी भाषा में। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी समाचार पत्र पढ़ाते जा रहा हूं आप याद रखिएगा, जैसे कि जनता का मित्र एओ ह्यूम, ठीक है, मराठा किसने चलाया, बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी किसने चलाया, बाल गंगाधर तिलक ने। अभी एनी बेसेंट के हम देखेंगे कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया। महात्मा गांधी के हम कहीं देखेंगे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। तो इस तरीके से जो भी पत्रिकाएं हैं या जो भी समाचार पत्र हैं इन्हें आप याद जरूर कीजिएगा, हालांकि मैं एक साथ भी इन्हें लेकर के जरूर आऊँगा। चलिए, तो मराठा और केसरी से जो है अपना होम रूल लीग का ये चला रहे हैं आंदोलन। इसी समय वैलेंटाइन शिरोल करके एक व्यक्ति था और वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कह दिया किसको, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक गुस्से से भर उठे, बोले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे को भारतीय शांति का जनक कह रहा है तू, मैं तुझ पे मानहानि का दावा करूंगा। और मानहानि का दावा करने इंग्लैंड चले गए कौन, बाल गंगाधर तिलक। और उनके इंग्लैंड जाने की वजह से पीछे से उनका जो गृह शासन आंदोलन है, होम रूल लीग मूवमेंट है, वो कमजोर पड़ गया। तो भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा, वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये होम रूल लीग आंदोलन से बहुत पहले बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की सजा हुई थी और इन्हें मांडले जेल भेजा गया था। और इसी मांडले जेल में रह करके तिलक ने एक गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार एनी बेसेंट को भी देख लेते हैं। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में, देखिए अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने, सितंबर में एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में, एनी बेसेंट ने मद्रास के आड्यार नामक स्थान पर।
अपना होम रूल आंदोलन शुरू किया। इनका कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़कर शेष भारत था। एनी बेसेंट के सहयोगी जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर थे और इनके समाचार पत्र कौन से हैं? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल, ये इनके समाचार पत्र थे। इनके माध्यम से ये अपने होम रूल लीग आंदोलन के, होम रूल मूवमेंट के विचारों को प्रसारित करती थी भारतीय जनता के बीच में। अब हो क्या रहा है कि बाल गंगाधर तिलक तो चले गए वैलेंटाइन शिरोल को सबक सिखाने, पर उससे पहले उनकी होम रूल लीग और एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने अंग्रेजों की नींद उड़ा करके रख दी। परेशान हो गए अंग्रेज। तो जून 1917 में उन्होंने होम रूल लीग के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया। बाल गंगाधर तिलक तो चले गए लंदन, पीछे से उन्होंने एनी बेसेंट को, जॉर्ज अरुंडेल को, वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया और भी कई नेताओं को गिरफ्तार किया। ये मुख्य हैं। सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि लौटा दी इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में लौटाई थी? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा कब दिया, क्यों दिया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने क्यों लौटाई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। या सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि क्यों लौटाई थी? तो होम रूल लीग के आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि लौटा दी। इनकी गिरफ्तारी के साथ धीरे धीरे इनका यह आंदोलन भी कमजोर पड़ता चला गया। होम रूल लीग का 1920 में नाम बदल के स्वराज्य सभा रख दिया, लेकिन तब तक गांधी जी की एंट्री हो गई है, बहुत और चीजें शुरू हो गई हैं, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो धीरे धीरे ये होम रूल लीग मूवमेंट खत्म होता चला गया। तो कोई ऑफिशियल इसका अंत नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ ये आंदोलन जो है अंधकार में जाता चला गया। तो ये था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का और एनी बेसेंट का होम रूल लीग। एक बार हम 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को अंत कर देंगे। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्या हुआ था, क्यों जानते हैं? तो दो काम हुए थे। एक तो गरम दल और नरम दल में समझौता, पढ़ चुके हैं वैसे ये सब कुछ हम पहले भी अधिवेशनों में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। समझौता गरम दल और नरम दल में किसके प्रयासों से हुआ? तो एनी बेसेंट के प्रयासों से। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता किसके प्रयासों से हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों को दी जाने वाली पृथक निर्वाचन की सुविधा को अपनी स्वीकृति दे दी। चर्चा हमने ये सब कर ली, यही सेम स्लाइड थी पूरी, मैंने बस वहां से कॉपी करके आपके सामने यहाँ ले आया हूँ दोबारा से, ताकि वो क्रम बना रहे। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी बोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख लीजिए जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले वीडियो में हम गांधी जी की एंट्री करा देंगे अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।